Good morning, students. So, today's lecture will focus only on the first part of W.B. Yeats' poem 1919. Since the poem is quite long and its ideas are complex, I have divided the discussion into parts so that we can understand each section clearly and in detail. So, without further delay, let's begin our study of 1919 by W.B. Yeats. So this is the introduction written here, so you can read it later. We will discuss the lines now. The first line is many ingenious lovely things are gone. Ingenious का मतलब है exceptionally clever, skillfully made, lovely, beautiful. तो येट्स यहाँ कहते हैं कि एंशिएंट ग्रीस की बहुत सी इंजीनियस मतलब क्लेवरली और स्किलफुली क्राफ्टेड लवली ब्यूटीफुल थिंग्स मैनी वंडरफुल क्रिएशंस आर गॉन. सो ब्यूटीफुल और वंडरफुली क्रिएटेड थिंग्स अब मौजूद नहीं है. मतलब क्या मतलब हुआ? बहुत सी ऐसी सुंदर और अद्भुत कलाकृतियाँ जिन्हें मनुष्य ने बड़ी स्किल से बनाया था वो अब नष्ट हो चुकी है. तो थीम ऑफ इम्परमानेंस हम देख सकते हैं. दैट सीम्ड शेयर मिरेकल टू द मल्टीट्यूड. शेयर मिरेकल मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट मिरेकल. सो मल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. इन आर्ट वर्क्स को देखकर आम लोगों को लगता था कि दिस इज ऑलमोस्ट अ मिरेकल. इतनी ब्यूटीफुल और परफेक्ट क्रिएशन थी कि वह ऑर्डिनरी ह्यूमन वर्क ही नहीं लगती थी. So these works of art were so extraordinary that ordinary people considered them almost miraculous. Protected from the circle of the moon. ये protected from the circle of the moon. सो ये मून है जो चांद नहीं है, इसका मतलब सर्कल ऑफ द मून इज साइकिल ऑफ टाइम. मून जिस तरह से लगातार बढ़ता है और घटना है वो एक साइकिल है. येट्स यहाँ टाइम और चेंज का सिंबल यूज़ करते हैं. लोगों को लगता था कि ये मैग्निफिशेंट वर्क ऑफ आर्ट टाइम के साथ साथ में जो है वो टाइम्स के डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्टेड है. मतलब समय इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. लेकिन ये गलत साबित हुआ. दैट पीचेस कॉमन थिंग्स अबाउट समय. दैट मीन्स फॉर टाइम. इट हैज़ कम फॉर टाइम. पिचेस मतलब थ्रोज, फेंक देता है. कॉमन थिंग्स ऑर्डिनरी थिंग. येट्स यहाँ कहते हैं कि टाइम जो है ऑर्डिनरी चीज़ों को लगातार बदलता, उलटता, पलटता, नष्ट करता रहता है. तो समय जो है किसी को भी नहीं छोड़ता है. हाँ, मून जो है वो टाइम को सिंबलाइज कर देता है और पिचेस थिंग्स अबाउट मीन्स चेंजेस, डिस्ट्रॉय थिंग्स. नेक्स्ट लाइन है देयर स्टूड. अब यहाँ येट्स हमें एक विजुअल पिक्चर देता है. देयर स्टूड वहाँ खड़ी थी. तो कहाँ खड़ी थी? एंशिएंट ग्रीस. Amid the ornamental bronze and stone and ancient image made of Bollywood. So amid means among, बीच में. Ornamental decorative, bronze means कांसा, stone पत्थर. So हम इमेजिन ऐसे कर सकते हैं इसको कि एक एंशिएंट ग्रीक टेम्पल है. ठीक है, चारों तरफ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज डेकोरेशंस है, स्टोन स्कल्पचर्स हैं, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं. उनके बीच में एक एंशिएंट स्टैचू है. सुंदर ब्रॉन्ज और स्टोन की सजावटी कलाकृतियों के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी. एन एंशिएंट इमेज. और वो जो एंशिएंट इमेज थी वो स्टैचू ऑलीवुड से बने थी. और ऑलिव का मतलब आप जानते हो जैतून. सो एंशिएंट ग्रीस में ऑलिव ट्री बहुत इम्पोर्टेंट और सैक्रेड था. इसका एसोसिएशन एथेना से भी था. इसलिए यह स्टैचू केवल एक वुडन ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ये एंशिएंट ग्रीक आर्ट को रिप्रेजेंट करता है. एंड गॉन आर फीडियास फेमस आइवरीज एंड ऑल द गोल्डन ग्राफ्सोफर्स एंड बीज. अब ये क्या कह रहे हैं? गॉन आर फीडियास फेमस आइवरीज. फीडियास कौन थे? फीडियास was one of the greatest sculptors of ancient Greece. He created magnificent statues, particularly statue of Athena. एथीना का स्टैचू क्रिएट किया था इन्होंने. ग्रीक
तो ये एथीना कौन थी? ये एथीना ग्रीक रिलीजियन में सिटी प्रोटेक्टर, द गॉडेस ऑफ वॉर थी। और इन्होंने कौन सी फिडियास ने स्टैचू बनाई? ज्यूस की। और यहाँ देखो आइवरी का मतलब है आइवरी से बनी हुई स्टैचू स्कल्पचर से है। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, विच वॉज यूज एज अ प्रीसियस आर्टिस्टिक मटीरियल। सो when Yeats says Vidya's famous ivories is referring to the magnificent ivory sculptures created by Phidias. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब वो भी नहीं है, वो भी जा चुके हैं, मतलब they no longer exist, they have disappeared or been lost with time. And all the golden grasshoppers and bees. Now आप सोचेंगे ये grasshoppers and bees क्या है? तो ये ग्रासोफर्स और बीज जो हैं ब्यूटीफुल गोल्डन ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड। जैसे आप यहाँ पर ये देख सक रहे हैं, ये ग्रासोफर्स और ये बीज इस तरह के ये गोल्ड से बने ऑर्नामेंट थे जो लोग पहना करते थे। एंशिएंट ग्रीक कल्चर था ये। सो ये रिप्रेजेंट करता है डेलिकेसी, ब्यूटी, क्राफ्टमैनशिप ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। स्मॉल स्मॉल ग्रासहोपर्स एंड स्मॉल स्मॉल बीज, वो भी बहुत स्किल के साथ क्रिएटेड किया हुआ था। वो सब जा चुके हैं, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, यहाँ जो है गोल्डन ग्रासहोपर के शेप वाले ऑर्नामेंट्स की बात हो रही है, तो वो भी अब नहीं रहे हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेंजा 2 की तरफ। ये है फिडियास की फेमस आइवरी। जो इस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये मैंने इसलिए बनाया था कि आप ये देख सको कि किस तरह के स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाया करते थे। और ये गोल्डन बीज हैं, ये ग्रासहोपर्स हैं जो गोल्डन के इस तरह के लगते थे। नाउ वी कम टू द स्टेंजा सेकंड। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं, we too had many pretty toys when young, alone, indifferent to blame or praise, to bribe or create habits that made all wrong. So we too had many pretty toys. So students in this stanza, Yeats is talking about the beliefs and hopes of his own generation. People believed that modern civilization had become so advanced that violence, corruption, and old-fashioned cruelty had almost disappeared. यानी लोगों को लगता था कि लॉ, डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन और सिविलाइजेशन ने सोसाइटी को सिविलाइज्ड बना दिया है। अब येट्स जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं कि वी टू हैड मैनी प्रिटी टॉयज़। प्रिटी टॉयज़ का मतलब खिलौनों से नहीं है, ये एक मेटाफर है जो यूज़ किया गया है। प्रिटी टॉयज़ का मतलब यहाँ पर है अट्रैक्टिव आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब कि क्या इसमें शामिल है डेमोक्रेसी, लॉ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक ओपिनियन, सिविलाइज्ड बिहेवियर, बिलीफ इन प्रोग्रेस। तो येट्स says that when we were young we had when we were young we had many pretty toys, but these toys are not children's toy, they are attractive ideas of modern civilization. We believed that these institutions had made society safe and civilized. So वी टू का मतलब है कि वो अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे बच्चों के पास में बहुत ही प्रीटी प्रीटी टॉयज़ होते हैं ना, जिन्होंने वो बहुत वैल्यूबल समझते हैं, वैसे ही ये मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है जो कुछ इंस्टीट्यूशन थे जिन पर लोगों का बहुत ही गहरा विश्वास था। मतलब कि ये जो है कि जैसे आप अब सोचेंगे उन सब बातों पर उनका बहुत विश्वास था। तो एक पहला जो टॉय है वो ये है कि लो इंडिफरेंट टू ब्लेम और प्रेज। सबसे पहला जो टॉय जिसकी बात कर रहे हैं येट्स यहाँ पर, वो है लो इंडिफरेंट टू ब्लेम और प्रेज। इसका मतलब है कि एक ऐसा जस्टिस सिस्टम, एक ऐसी कानून की व्यवस्था जो किसी की क्रिटिसिज्म या अप्रिशिएशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता। लो सबके साथ इक्वली और फेयरली बिहेवियर करता है। येट्स कह रहे हैं कि उनकी जनरेशन को लगता था कि उन्होंने एक आइडियल लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया है जो हमेशा सर्वाइव करेगा। यही लो की बात आगे हो रही है। टू ब्राइब और क्रिएट हैबिट्स दैट मेड ऑल रॉन्ग मेल्टेड डाउन एज इट वर वैक्स इन द सनशाइन। सो अ पॉइंट लो की क्वालिटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये जो लो जो था
जैसा मॉडर्न सोसाइटी में था, तो वो लो जो था ब्राइब या थ्रेट से भी अफेक्ट नहीं होता था। इसका मतलब जस्टिस सिस्टम करप्शन और प्रेशर दोनों से फ्री था वो। यट्स कहते हैं कि लोगों की हैबिट दैट मेड ऑल रॉन्ग, हैबिट्स ऐसी विकसित हो गई थी कि रिश्वत और धमकी, मतलब इन चीज़ों से लो और सिविलाइज्ड बिहेवियर आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। तो मॉडर्न हैबिट्स जो थी उन्होंने ऑल रॉन्ग यानी पुरानी बुराइयों को और गलत प्रैक्टिसेस को कमज़ोर कर दिया था। सोसाइटी की अच्छी हैबिट्स और मोरल वैल्यूज़ ने पुरानी इनजस्टिसेस को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। हैबिट्स दैट मेड ओल्ड रॉन्ग मतलब पुराने जो विचार थे उनको गलत साबित कर दिया। मेल्ट डाउन एज इट वर वैक्स इन द सन्स रेज। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिमली है, जैसे कि जैसे धूप में वैक्स किस तरह से नेचुरली पिघल जाती है, वैसे ही पुरानी सोशल इविल्स और इनजस्टिसेस भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। एड्स बताते हैं कि उनकी जनरेशन को लगा था कि प्रोग्रेस नेचुरली और परमानेंटली होती रहेगी। सो इस तरह के मॉडर्न लॉज और सिविलाइज्ड हैबिट्स सीम टू हैव डिफीटेड द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ करप्शन एंड वायलेंस। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक सिमली का यूज़ किया था उन्होंने। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन राइपनिंग फॉर सो लॉन्ग। अब बात कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन की, लोगों का विचार, सोसाइटी की क्या धारणा थी उस वक्त। राइपनिंग फॉर सो, लोगों को विश्वास था कि पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो रही है। राइपनिंग मेटाफोरिकल है यहाँ पर। येट्स कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन ग्रेजुअली मैच्योर हो रहा था, डेवलप हो रहा था। राइपनिंग वर्ड का यूज़ बहुत मीनिंगफुल है यहाँ पर। जैसे फ्रूट टाइम के साथ राइप होता है, वैसे ही सोसाइटी की थिंकिंग भी एजुकेशन, डेमोक्रेसी और एक्सपीरियंस के थ्रू मैच्योर होती है। पीपल बिलीव दैट दिस मैच्योर पब्लिक ओपिनियन वुड प्रोटेक्ट सिविलाइजेशन फॉर एवर। उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी और पब्लिक अवेयरनेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि फ्यूचर में भी कभी डिक्टेटरशिप या वायलेंस वापस नहीं आएगी। लेकिन येट्स का टोन यहाँ आयरनिक है, बिकॉज हिस्ट्री प्रूव्ड दिस बिलीफ रॉन्ग, है ना। धीरे मतलब सो आवर मॉडर्न आइडियाज एंड पब्लिक ओपिनियन हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आयरनी है। We thought it would outlive our future days. हमें ऐसा लगा कि ये जो है वो हमेशा के लिए चलेगा ऐसा, और हमेशा जो है सोसाइटी की पब्लिक ओपिनियन इतनी मैच्योर और प्रोग्रेसिव हो चुकी है कि आने वाली सभी जनरेशन तक बनी रहेगी, ऐसा हमने सोचा। ओ what fine thought we had, because we thought that worst rocks and rascals had died out. What fine thought we had. फिर से आयरनिक हो जाते हैं ये यहाँ। रॉक्स एंड रास्कल्स कौन है? जो डिसऑनेस्ट, मोरली करप्ट पीपल हैं। डाइड आउट मीन्स डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। सो व्हाट अ wonderful belief we had. We actually thought that the worst criminals and wicked people had disappeared from the society, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉर और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हम बात कर रहे थे। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि इस पोएम का क्या बैकग्राउंड रहा है, उस वक्त क्या हालात रहे थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या सिचुएशन थी। 1919 से 1921 के बीच में आयरिश फ्रीडम वॉर चला था। तो इसने ये स्पष्ट कर दिया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वायलेंस, क्रूअल्टी और इविल अभी भी मौजूद है, और हमने जो विचार सोचा था वो उसके बिल्कुल उल्टा निकला। ऐसा कभी नहीं होगा। वायलेंस और क्रूअलिटी और इविल ना कभी ख़त्म हुई थी, वो आज भी है और वो हमेशा रहेगी। नेक्स्ट स्टेंजर की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेंजर। All teeth were drawn, all ancient tricks unlearned, and a great army but a showy thing. So, teeth were drawn, teeth removed, मतलब दांत निकाल दिए जाना। एंशिएंट ट्रिक मतलब ऑल मेथड ऑफ वॉर एंड वायलेंस। अनलर्न मीन्स फॉरगॉटन। सो यहाँ पर येट्स कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द फॉल्स कॉन्फिडेंस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो फ्रेज है, आर टीथ्स वर ड्रॉन, ये मेटाफर है।
जैसे किसी डेंजरस एनिमल के टीथ निकाल दिए जाएं और वो हार्मलेस बन जाए। वैसे ही लोगों को लगता था कि वॉर, वायलेंस और अग्रेशन अब दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। और उसी तरह से ऑल एंशिएंट ट्रिक्स आर लर्न्ड। इसका मतलब है कि मैन काइंड ने पुराने क्रूअल मेथड्स ऑफ फाइटिंग और पॉलिटिकल वायलेंस को छोड़ दिया था। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो आयरिश पीपल थे उनका एक जो युद्ध पद्धति थी पुरानी, वो थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। उसी की बात हो रही है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ द आर्मी अपीयर टू बी ओनली ए शोवी थिंग। इस कारण से जो आर्मी है वो केवल और एक शोभी थिंग बनकर रह गई थी। आर्मी सिर्फ सेरेमनियल पर्पज के लिए रह गई थी। इट लुक्ड मैग्निफिशेंट इन यूनिफॉर्म्स एंड परेड, बट पीपल बिलीव्ड इट वुड नेवर अगेन बी नीडेड फॉर एक्चुअल वारफेयर। लोगों को लगता था एक्चुअल वारफेयर में कभी इसकी आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट मैटर्स दैट नो कैनन हैड बीन टर्न्ड इनटू अ प्लॉशेयर। सो व्हाट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, व्हाट मैटर, व्हाट डज मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। कैनन में स्टॉप टर्न इनटू बदल दिया जाए। प्लॉशेयर मतलब कि वो मतलब मेटल ब्लेड ऑफ प्लो दैट इज़ यूज्ड इन फार्मिंग, जैसे इसको हम कह सकते हैं फावड़ा इन हिंदी। येट्स यहाँ पर कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तोपों को हल्के औजारों में नहीं बदला गया। तो कैनन तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉर और डिस्ट्रक्शन। प्लोशेयर है वो जो रिप्रेजेंट करता है पीस को, एग्रीकल्चर को, कंस्ट्रक्टिव वर्क को। तो ऐसा यीट्स क्यों कह रहे हैं? यीट्स एक आइडियलिस्टिक आइडिया की ओर संकेत करते हैं। और ये आइडिया फेमस बिब्लिकल आइडिया है, जो कि ये एक एल्यूजन है जो बाइबल से लिया गया है कि एक दिन वेपन्स ऑफ वॉर विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी युद्ध के हथियारों की जगह प्रोडक्टिव टूल्स हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी वेपन्स मौजूद थे और सोसाइटी फिर से वायलेंस की तरफ जा रही थी। इसलिए येट्स आयरनिकली पूछते हैं, व्हाट मैटर दैट नो कैनन हैड बीन टर्न्ड इनटू अ प्लॉशेयर। क्या हुआ अगर हमने वेपन को फार्मिंग टूल्स में नहीं बदला? कोई बड़ी समस्या नहीं है ना। इसका टोन जो है वो सार्केस्टिक है कि सोसाइटी ने पीस का दावा तो किया था, लेकिन वॉर के इंस्ट्रूमेंट अभी भी मौजूद है वहाँ। आगे की लाइन क्या कह रही है? Parliament and king thought that unless a little powder burned, the trumpeters might burst with trumpeting, and yet it lack all glory, and perchance the guardman's drowsy charges would not prance. Parliament तो आप जानते ही, legislative body of government। पाउडर का मतलब यहाँ गन पाउडर से है। ट्रम्पेटियर्स मतलब सोल्जर्स हु प्ले सेरेमोनियल ट्रम्पेट्स। सो येट्स अब यहाँ पर एक्चुअली he mocks political leaders. Parliament and the king believed that the army should occasionally perform military ceremonies. A little powder burned means firing ceremonial gunshots, not for real war but only for public celebrations. सो येट्स मजाकिया ढंग से यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी गन पाउडर फायर नहीं होगी तो बेचारे ट्रम्पेटियर्स इतना ट्रम्पेट बजाते बजाते फट ही जाएंगे। यानी मिलिट्री अथॉरिटीज़ को लगता था कि मिलिट्री डिस्प्ले और सेरेमनी के लिए थोड़ा गन फायर ज़रूरी है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट और किंग को लगता था कि केवल पीसफुल मिलिट्री डिस्प्ले काफ़ी नहीं है, थोड़ा बहुत गन पाउडर भी फायर होना चाहिए, वरना मिलिट्री टम्पियर्स तो केवल ट्रम्पेट ही बजाते रहेंगे और पूरी तरह से मिलिट्री सेरेमनी में ग्लोरी नहीं रहेगी। इट येट लैक ऑल ग्लोरी, मतलब कि ग्लोरी शान नहीं रहेगी। येट्स वार के वास्तविक नेसेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिलिट्री स्पेक्टिकल और शोमैनशिप पर व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ पर यूजेज ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटीज बिलीव दैट रियल वॉर हैड बिकम इम्पॉसिबल। वास्तविक वॉर तो हो ही नहीं रहा है, एंड इट लैक ऑल ग्लोरी। आगे वो कहते हैं, पर चांस द गार्डमैन्स ड्राउजी चार्जेस वुड नॉट प्रांस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ सोल्जर्स का परेड करना और ट्रम्पेट बजाना पर्याप्त नहीं है, थोड़ी गन फायर होनी चाहिए। मिलिट्री स्पेक्टिकल यहाँ पर इम्प्रेसिव होगा। पर चांस का मतलब है शायद। अब यहाँ थोड़ा सा ह्यूमरस और सार्केस्टिक टोन है। शायद ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है?
तो मान लो कि मिलिट्री परेड हो रही है, सोल्जर्स अपने हॉर्सेस पर बैठे हैं और हॉर्सेस जो है वो ड्राउजी हैं, मतलब कि वो दे आर फीलिंग स्लीपी और लेजी, और अचानक गन पाउडर फायर होगी तो एक बहुत लाउड साउंड से हॉर्सेस अलर्ट हो जाएंगे, प्रांस करने लगेंगे। मतलब घोड़े का अपनी टांगें ऊंची उठाकर शान से लाइवली तरीके से चलना ही प्रांस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? परहैप्स विदाउट द साउंड ऑफ गन फायर द स्लीपी हॉर्सेस ऑफ द गार्ड्समैन वुड नॉट प्रांस प्राउडली। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है येट्स? येट्स जेन्युइनली ये नहीं कह रहा है कि हॉर्सेस को गन फायर की ज़रूरत है। यहाँ आयरनी और सेटायर यूज़ कर रहे हैं। वो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जो ये सोचते हैं कि मिलिट्री पावर, गन फायर, ट्रम्पेट्स, हॉर्सेस से ग्लोरी होगी। यानी सिविलाइजेशन ने पीस की बात तो की थी, लेकिन मिलिट्री स्पेक्टिकल और वॉर की ग्लोरी अभी भी आकर्षक लगती थी। समझ में आया आपको? सो यहीं पे बात, अब हम शायद स्टेंजा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं, फोर्थ स्टेंजा। नाउ डेज आर ड्रैगन रिटर्न and nightmare rides upon sleep, dragon return. This is very important lines of this stanza. Dragon return means troubled, dominated by terrible forces. Nightmare मतलब a frightening dream, here a symbol of terror. So rides upon dominate, continues over. तो ड्रैगन जो है वो रियल ड्रैगन नहीं है। यहाँ एड्स एक मिथिकल इमेज यूज़ कर रहे हैं। ड्रैगन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईविल को, वायलेंस को, डिस्ट्रक्शन को, फियर को। नाउ डेज आर ड्रैगन रिटर्न का मतलब है हमारे समय पर ईविल, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन पर कब्जा हो गया था। और नाइट में राइड्स अपॉन स्लीप, लोगों को नींद में भी शांति नहीं मिलती थी। नॉर्मली जब हम सोते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्लीप भी एक नाइटमेयर बन चुकी है। दिन में भी टेरर है, रात में भी टेरर है। सो येट सेज दैट द नाइटमेयर ऑफ वायलेंस हैज एंटर्ड इवन आवर sleep. There is no escape from fear, not even in sleep. A drunken soldier can leave the mother murdered at her door to crawl in her own blood and go scot-free. अब बात हो रही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जो यूके जो है उसने आयरिश जो है उस रिबेलियन को दबाने के लिए ब्लैक कॉटेंस की सेना को भेजा था वहाँ पे। तो उस जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी वहाँ पर, और ये इसी का रेफरेंस है। तो ड्रंकन का मतलब है इंटॉक्सिकेटेड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो येट्स येट्स कह रहे हैं कि ड्रंकन सोल्जर्स जो हैं वो इतनी ब्रूटलिटी कर सकते हैं कि वो इनोसेंट मदर को उसके अपने घर के दरवाजे पर मर्डर कर देते हैं। मतलब सिविलाइजेशन और लॉ का पूरा सिस्टम ही उलट गया है। टू क्रॉल इन हर ओन ब्लड एंड गो स्कॉट फ्री, ये लाइन में देखो, क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। स्कॉट फ्री मतलब विदाउट पनिशमेंट। तो मदर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है, वह अपने ही ब्लड में क्रॉल कर रही है, मतलब रेंगती हुई चल रही है, खून से लथपथ है, और फिर भी वो चल रही, मतलब रेंग कर चल रही है। और दूसरी तरफ सोल्जर्स जो हैं वो स्कॉट फ्री, यानी बिना पनिशमेंट के चले जाते हैं। यहाँ मर्डर की बात नहीं कर रही है, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं येट्स। सो लोगों में तो ये विश्वास था कि वी हैव फेयर लॉ, है ना, लेकिन फिर इतना फेयर लॉ था, फिर वो मर्डरर्स कैसे मतलब चले गए बिना पनिशमेंट के। द नाइट कैन स्वेट विथ टेरर एज बिफोर, द नाइट कैन स्वेट विथ टेरर एज बिफोर। ये लाइन स्टूडेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि नाइट को नॉर्मली जो है हम पीस और रेस्ट से एसोसिएट करते हैं, लेकिन येट्स यहाँ पर कह रहा है कि नाइट कैन स्वेट विथ टेरर। देखो नाइट को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे कोई इंसान डर के कारण पसीना बहाता है, पूरी नाइट टेरर से स्वेटिंग कर रही है। रात इतनी भयावह हो गई, ऐसा लगता है जैसे स्वयं आतंक के कारण पसीना बहा रही हो। एज बिफोर वी पीस्ड आवर थॉट्स इनटू फिलॉसफी। सो
यहाँ पे क्या कहना है, पीस्ड टुगेदर, जॉइंड, कंस्ट्रक्टेड ग्रेजुअली फिलोसफी आइडियाज अबाउट लाइफ। तो यीट्स यहाँ कहते हैं कि वायलेंस और टेरर कोई नई चीज़ नहीं है। हम जो सिविलाइज्ड लोग थे उन्होंने बैठकर क्या सोचा था, वी थॉट्स इनटू फिलोसफी, हमने सभी विचारों को क्या किया, जोड़कर, और हमने बैठकर सोचा, फिलोसफी बनाते रहे, हम थ्योरीज बनाते रहे, सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते रहे, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के प्लान बनाते रहे, लेकिन रियलिटी में ह्यूमन बींग्स अभी भी वायलेंट है। हम फिलॉसफी और सिविलाइजेशन की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन ज़मीन पर वही इंसान वायलेंस और ब्रूटलिटी कर रहा था। प्लान टू ब्रिंग द वर्ल्ड अंडर अ रूल हु आर बट वीजल्स फाइटिंग इन अ हॉल। अब क्या बात कर रहे हैं, येट्स कह रहे हैं ह्यूमन एरोगेंस पर सवाल उठा रहे हैं। हमने सोचा था, लोगों ने सोचा था, वी मीन्स द जनरेशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी थॉट दे कुड क्रिएट परफेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिवर्सल लॉ, पीस, ऑर्डर, सिविलाइज सोसाइटी। हम पूरी दुनिया को एक रेशनल सिस्टम के अंदर ला सकते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ पर जो वेसल है वो क्या है, नेवला। और नेवला जो है वो क्या होता है, बाय नेचर सेल्फिश और एग्रेसिव क्रिएचर होता है। तो यहाँ जो है येट्स जो है ह्यूमंस को कंपेयर करते हैं नेवले से। तो आप एक इमेजिन कर सकते, छोटी सी जगह है, उसमें वेजल्स बंद हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो येट्स यहाँ कहती हैं ह्यूमंस थिंक्स दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, बट एक्चुअली दे आर लाइक स्मॉल एनिमल्स फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। Now we will move to the next stanza, fifth stanza. He who can read the signs nor sink unmanned into the half deceit of the some intoxicant from shallow wits who knows no work can stand. बड़ी अच्छी लाइन सही। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस। साइंस का मतलब चिन्ह नहीं है, संकेत। ये क्या है, ये संकेत है हिस्ट्री और चेंजिंग टाइम के। यानी ही हु कैन रीड द साइन मतलब जो समझ सकता है। ये क्या समझ सकता है कि सिविलाइजेशन बदल रही है, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ रही है, ओल्ड वैल्यूज टूट रही हैं, ह्यूमन अचीवमेंट परमानेंट नहीं है। तो what is the meaning of read the sign? Meaning to understand what is happening beneath the surface of history. A wise person can understand the direction in which society and civilizations are moving. So he who can read, वो लोग जो साइन समझ सकते हैं वो कौन है, वो वाइज पीपल हैं। नॉर सिंक अनमैंड, अनमैंड लूजिंग, मतलब अनमैंड का मतलब है कि लूजिंग करेज, बिकमिंग इमोशनली वीक। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, कठिन रियलिटी को, परिस्थितियों को देखकर हिम्मत हार जाना। सिंक अनमाइंड का मतलब है, ईट्स यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति रियलिटी को समझता है वो उससे इमोशनली कॉलअप्स नहीं करता, है ना। ये अंडरस्टैंड दैट द ट्रूथ, बट वो वाइज पीपल, वो वाइज हैं जो अंडरस्टैंड, जो समझ जाते हैं कि ट्रूथ जो है, ट्रूथ को समझ जाते हैं, बट डज नॉट लूज करेज इनटू द हाफ डिसीट ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम सॉलोविट्स। इंटॉक्सिकेंट मतलब ऐसी चीज़ जो इंटॉक्सिकेट करते हैं, अल्कोहल या कोई ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको टेम्पररीली जो है आपको कॉन्शियसनेस को डल कर दें। इट्स मतलब यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट को ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं। शराब से नहीं मतलब है इसका, कोई भी फॉल्स कंफर्ट और इल्यूजन हो सकता है जिससे व्यक्ति अनप्लीजेंट रियलिटी को भूलना चाहता है, जैसे फॉल्स होप, कंफर्टिंग बिलीव्स, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म, सेल्फ डिसिप्शन। हाफ डिसीट मतलब पार्शियल डिसिप्शन, आधा सच और आधा भ्रम। हाफ डिसीट इनटू द हाफ डिसीट ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, यानी व्यक्ति खुद को पूरी तरह से सच नहीं बताता, थोड़ी सी रियलिटी और थोड़ी सी कंफर्टिंग इल्यूजन में रहता है। सो वाइज पर्सन डज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम द पेनफुल ट्रूथ बाय टेकिंग रिफ्यूज इन सम इंटॉक्सिकेटिंग इल्यूजन और फॉल्स कंफर्ट। हम बात कर रहे हैं वाइज पीपल की, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं फ्रॉम शॉलो विट्स हु नोज नो वर्क कैन स्टैंड। शॉलो विट मतलब पीपल हु हैव सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, गहरी सोच नहीं होती उनमें। विट्स मतलब इंटेलिजेंट पीपल। सो
शैलो विट वो हो गए जो लोग डीपली थिंक नहीं कर सकते हैं ना। और ही मतलब ये वाइज पीपल, हम तीनों को साथ में देखेंगे कि वाइज पीपल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ही हु कैन रीड द साइंस नॉर सिंक अनमैन इनटू द हाफ डिसीट ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट। तो हिस्ट्री, जो व्यक्ति हिस्ट्री के वास्तविक संकेतों को समझता है वह शैलो माइंडेड लोगों की बनाई हुई फॉल्स होप्स या कंफर्टिंग इल्यूजन्स में फंस कर अपनी हिम्मत नहीं खोता। और जो हु नोज नो वर्क कैन स्टैंड, स्टैंड का मतलब यहाँ पर क्या है, सर्वाइव फॉर एवर, रिमेन परमानेंटली। तो कोई भी ह्यूमन क्रिएशन हमेशा नहीं रह सकती। वर्क का मतलब यहाँ पर वर्क ऑफ आर्ट है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जो कुछ भी है। वह जानता है कि मनुष्य की कोई भी क्रिएशन हमेशा कायम नहीं रह सकती है। कौन जानता है? वाइज पर्सन। वाइज पर्सन ही साइंस को समझ सकता है, संकेतों को समझ सकता है। वो किसी इंटॉक्सिकेंट के प्रभाव में, फॉल्स होप के प्रभाव में नहीं आएगा। वो ये जानता है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। सो यहाँ पर जो है आगे हम देखते हैं, वेदर हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड वर स्पेंट ऑन मास्टर वर्क ऑफ इंटेलेक्ट और हैंड। हाँ, हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, धन है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करके कोई महान वर्क बनाए। चाहे आपने हेल्थ को सेक्रीफाइस किया, आपने वेल्थ को सेक्रीफाइस किया, आपने पूरी मानसिक शांति लगा ली, फिर भी कोई वर्क परमानेंट नहीं होगा। और मास्टर वर्क ऑफ इंटेलेक्ट और हैंड, किस पर लगाई आपने पूरी मेहनत? मास्टर वर्क, उस मास्टरपीस को बनाने में अपनी पूरी आपने बुद्धि लगा दी, आपने अपना पूरा माइंड लगाया, आपने पूरी हैंड मतलब फिजिकल स्किल लगाई आपने। तो फिर भी जो है वो नो ऑनर लीव इट्स माइटी मोन्यूमेंट, है ना। तो यीट्स यहाँ कहते हैं मास्टरपीस माइंड से बना हो चाहे हैंड से, तो वो टेम्पररी है। नो ऑनर लीव इट्स माइटी मोन्यूमेंट, यहाँ पर कहते हैं यीट्स के, हम सोचते हैं कि अगर हम कोई महान काम करेंगे तो हमारे पीछे ऑनर और फेम का मोन्यूमेंट रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोन्यूमेंट जो है यहाँ पर लिटरल बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मेटाफोरिकली लास्टिंग फेम और रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इवन हैज़ बट वन कंफर्ट लेफ्ट, ऑल टाइम फुट वुड ब्रेक अपॉन इज कॉस्टली सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी महान काम कर ले, वहाँ अपनी फेम और ऑनर को हमेशा के लिए वो सुरक्षित नहीं रख पाएगा। लेकिन इतना होने के बाद में भी हैज़ बट वन कंफर्ट लेफ्ट। ये सब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं वाइज पर्सन की बात कर रहे थे हम पूरे स्टेंजा में, वो कह रहे हैं वाइज पर्सन के पास में एक कंफर्ट बचता है। और वो कंफर्ट क्या है? ऑल टाइम फूड ट्राइम्फ क्या है यहाँ पर? सक्सेस है, विक्ट्री है, अचीवमेंट है। जितने भी फेम प्राप्त करने की कोशिश की थी, है ना, वो तो ऑल ट्राइम्फ मतलब वर्ल्डली सक्सेस और अचीवमेंट, बट ब्रेक अपॉन इज कॉस्टली सॉलिट्यूड। ब्रेक अपॉन, अब ब्रेक अपॉन का मतलब क्या है? ब्रेक अपॉन का मतलब वैसे तो इंटरप्शन भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। तो जीवन में बहुत महान काम किया, उसे फेम मिली, मॉन्यूमेंट बने, लोगों ने उसकी प्रशंसा की, अंत में डेथ के सामने वो कम्प्लीटली अलोन है। उस मोमेंट में उसकी फेम, वेल्थ, ऑनर, अचीवमेंट उसके अल्टीमेट लॉनलीनेस को दूर नहीं कर सकती। सो सिंपल सा अर्थ है इसका कि दुनिया की सारी सफलता और प्रसिद्धि भी उसके अंतिम डेथ लाइक लॉनलीनेस के सामने बेअसर हो जाएगी। और ब्रेकअपन का मतलब होता है टकरा कर अपना प्रभाव खो देना, बेअसर हो जाना। ये था इसका मतलब। अब स्टेंजा 6 पर हम आते हैं। बट सो स्टेंजा जो 6 है, यहाँ वो जब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट्स रेजेस ए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, कैन ह्यूमन बीइंग एवर फाइंड रियल कंफर्ट इन ए वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग ब्यूटीफुल इवेंचुअली डिसअपियर्स। सो यहाँ पर लाइन शुरू होती है, बट इज देयर एनी कंफर्ट टू बी फाउंड, मैन इज इन लव एंड लव्स व्हाट वैनिशेस। these are the important lines, so keep these lines in mind. So comfort मतलब consolation, relief from sorrow, vanish का मतलब disappear हो जाना। सो यहाँ पर एक रेट्रिकल क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है इस स्टेंजा की, बट इज देयर एनी कंफर्ट टू बी फाउंड। अब तक ये हमें बताया था पोइट ने कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पररी,
इसलिए वो खुद ही क्वेश्चन करते हैं, क्या ऐसी दुनिया में कोई रियल कंफर्ट मिल सकता है? फिर आंसर देते हैं, मैन इज इन लव एंड लव्स व्हाट वैनिसेस। इट्स सेज दैट ह्यूमन नेचर इटसेल्फ इज पैराडॉक्सिकल। हम जानते हैं कि ब्यूटी, यूथ, लव, हैप्पीनेस और लाइफ सब टेम्पररी है, फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट स्टॉप लविंग ब्यूटीफुल थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर टेम्पररी। ऐसा नहीं हो सकता। सो what more is there to say? That country round none dared admit if such a thought were his. Dare का मतलब साहस करना, admit का मतलब स्वीकार करना. Yet says that what more there is to say. This suggests that truth is so obvious that nothing more needs to be explained. अब और भी अब क्या कहना बाकी रह गया है, लेकिन पोइट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करते हैं। उस समय लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते थे कि सिविलाइजेशन कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इफ एनीवन हैड सच अ पेसिमिस्टिक थॉट कि सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकती, ही वुड नॉट डेयर टू एक्सप्रेस इट पब्लिकली। People prefer to believe in progress and permanent peace rather than face uncomfortable truth. So, यहाँ पर अब आगे ये कह रहे हैं, incendiary or bigot could be found to burn that stump on the Acropolis. Incendiary means a person who deliberately starts fire. ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि हिंसक कह सकते हैं हम, जो हिंसा को प्रोवोक करे। और बिगट कौन होता है? जो कि नैरो माइंडेड फैनेटिक होता है, एक्सट्रीम बिलीफ को लेकर। स्टम्प रिमेनिंग पार्ट होता है। एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस एक एंशिएंट हिल है इन एथेंस, फेमस फॉर ऑन ग्रीक टेम्पल्स। सो Yeats now introduces the real enemies of civilization. He says there are always fanatics, मतलब bigots and violent people who are ready to destroy great cultural achievement. Acropolis was the symbol of greatness of Greek civilization. Even if only a stump of an ancient monument remained, there would still be someone ready to burn or destroy it. So, यहाँ येट्स कहते हैं कि हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिविलाइजेशन के शत्रु होते हैं, और इंसेंडरी और बिगट दोनों डिस्ट्रक्टिव पीपल हैं, है ना, कि और एक्रोपोलिस ग्रीव सिविलाइजेशन का सिंबल है। येट्स एग्जाजरेट करके कहते हैं, अगर एक्रोपोलिस का सिर्फ एक छोटा सा स्टंप भी रह गया हो तब भी कोई फैनेटिक मिल जाएगा जो उसे भी जला दे। मतलब डिस्ट्रक्टिव पीपल कभी ख़त्म नहीं होते, उन्हें ब्यूटी और कल्चर की वैल्यू नहीं थी। सो आगे वो कहते हैं, और ब्रेक इन बिट्स द फेमस आइवरीज और ट्रैफिक इन द ग्रासहोफर्स और बी। ब्रेक इन बिट्स, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। आइवरीज मतलब आइवरी स्टैचूज क्रिएटेड बाय फिडियास। ट्रैफिक इन का मतलब है बाय एंड सेल इलीगली, स्पेशली फॉर प्रॉफिट। ग्रासहोफर एंड बीज, वही ऑर्नामेंट्स, गोल्डन ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ ग्रासहोफर्स एंड बीज। तो यहाँ पर कहते हैं कि some people would destroy, मतलब break in bits, priceless works of art, while others would sell, traffic in them for money. The ivories, golden grasshoppers and bees were symbol of artistic excellence of ancient Greece. Instead of preserving them, people either destroy them out of hatred and exploit them for personal profit. So Yeats suggest that greed, ignorance and fanaticism are as dangerous to civilization as war itself. तो यहाँ पर बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट की बात हो रही है। फिडियस एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट था जिसने कि बहुत सारे आइवरी स्कल्पचर्स बनाए, है ना। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो बहुत ब्यूटीफुल थे। तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स भी थे, बट वेयर दे आर नाउ, दे आर गॉन। इवन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन नॉट एस्केप टाइम। सो students, remember this important idea. Great art may appear permanent, but time can destroy even the greatest masterpieces. So यहाँ पर कोई ordinary grasshopper और bees की बात नहीं हो रही है. He is referring to beautiful golden ornament or decorative object made in form of bees and grasshoppers. These were the example of fine craftsmanship of ancient world. So these were the स्टेंजास। यहाँ पर सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, थीम है जो आप पढ़ सकते हैं,
और बाकी का जो पार्ट है पॉइंट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।